चलो जी स्टार्ट करें। तो ये तो पार्ट बी के लिए था। कॉमन तो कई सारी चीजें हैं। तो तुम लोग क्या प्रीवियस पेपर ट्राई कर रहे हो, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ट्राई किए हो? हाँ सर, मैंने 2 पेपर सॉल्व करा है। मैं कंप्लीट करके, वो आपने बोला ना कब कंप्लीट करके भेजने का, तो इस हफ्ते के अंदर हो जाएगा शायद। या ऐसे एक एक पेपर का भी कर सकते हो, जैसे वन पेपर आपने किया उसके जो डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं, या पूरा कंप्लीट कर लो तब भी डिस्कस कर सकते हो। हाँ, मैं मतलब एक साथ मार्क करके करना चाहता था डाउट, हाँ ये भी क्योंकि सही है। उससे हम्म। वो एक एक टॉपिक पकड़ रहा हूँ, उसके बाद उसके सारे सवाल कर रहा हूँ। जैसे उस दिन आपने बोला था सीएमआई का वो प्रोग्रामिंग वाला करो, तो हम्म। वैसे वैसे एक एक टॉपिक कर करके कर रहा हूँ। ओके कंप्लीट करो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जो पिछले क्लास में कर रहे थे फॉर्मूला लिख रहे थे, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो 41 ईयर पीवाई की सोल्यूशन वाला बुक भेजा था मैंने ग्रुप में। उससे क्या है कि उसमें एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते, भेजा था JEE हाँ वाला। हाँ हाँ, वो अमित अग्रवाल। हाँ अमित अग्रवाल वाले ना भेजा था ना, ठीक है ठीक। हाँ तो बाकी प्रैक्टिस अगर बाहर से करना हो तो वो कर सकते हो आप, या जो टोमेटो वाली बुक है वो कर सकते हो, या और भी बच्चों ने बुक भेजे थे सोहम ने, तो वो भी कर सकते हो। ये है। टमाटो बुक सर, वो घर मेरे पास हार्ड कॉपी है घर में, मैंने खरीदा था कभी। तो अच्छा है। वो बुक से वो बुक से मैं एक प्रीवियस ईयर करने के बाद करने का सोचा है। नहीं ठीक है, वन बाय वन एक प्लान बना लो आप, डायरी लेके यू जस्ट राइट अ प्लान, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स दे दोगे सिलेक्शन हो जाएगा। ये है। अब देखो ज़्यादातर बच्चा आपको दिख जाएगा कि ना, जो पिछले क्लास में 10-20 बच्चे थे, अभी ऐसे ही तो ऐसे ही होगा, एक दो बच्चा, और यही फिर क्वालिफाई भी करते हैं, बाकी फिर बाद में रोते रहते हैं कि मैं प्रिपरेशन किया हुआ क्यों नहीं, क्योंकि वो प्रिपरेशन करते नहीं, बस वो ज्वाइन कर लिया, अब हो गया उनका। अब एग्जाम के 2 दिन पहले बस देखेंगे कि भाई क्या करना है, वैसे है। तो सिलेक्शन उन बच्चों का होगा जो कंसिस्टेंट है प्रिपरेशन को लेके, है ना, खुद से कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का सिलेक्शन होगा, बाकी सब तो डिस्ट्रैक्टेड है इस जमाने में, वैसा है। तो जैसे मैं चलो फॉर्मूला ही लिख रहा था ऐसे लिख देते हैं। तो जैसे AP में हमने बात किया था, तो फॉर्मूला ही जस्ट लिख देता हूँ, जैसे होता है nth टर्म ऑफ AP, मान लो ये मैं AN डिनोट करता हूँ, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो पता होगा आप लोगों को nth टर्म का ए फॉर्मूला। ए प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद डी। D है ना, तो A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन AP, है ना, तो इसको अभी SN लिखते हैं, तो ये कितना आता है, क्या था, n बाई तो टू, ए ए एन डिवाइडेड बाय 2 ए प्लस एल शायद। n बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n बाई टू, लास्ट टाइम पता होगा तो ए प्लस एल। हाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा कह सकते हैं। A1 मतलब फर्स्ट टर्म और AN मतलब लास्ट टर्म। तो ये सब वो अमित अग्रवाल का बुक में ये सब लिखा था अच्छे से। है ना, हाँ तो बस यही हम्म। है कि कौन जो मैंने भेजा था उसमें थ्योरी भी है। हाँ हाँ, उस बुक में थोड़ा मतलब पहले शीट्स पे लिखा होता है,
मतलब फॉर्मूलाज कई। एंड देन क्वेश्चन है, हम्म। ठीक है। तो ऐसे ही जीपी में अगर बात करें तो मैं ब्रीफली है ना, क्योंकि टाइम कम हमारे पास है, तो बस इंट्रोडक्शन में डिस्कस करूंगा, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एपी जीपी एचपी क्या होता है, लास्ट टाइम बताया था, कुछ फॉर्मूले है ना, कुछ लिख देता हूँ बेसिक, फिर देखेंगे क्वेश्चन में जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग और बता देंगे। तो वैसा है। तो जैसे nth टर्म इन जीपी, तो ये क्या होगा? ए आर रेज टू एन। तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन, जहाँ एन a, माइनस वन होता हाँ, है। a जो है हाँ। फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, फिर सम ऑफ n टर्म इन जीपी ना, sn, तो ये क्या रहता है? इसका दो अलग अलग था। हम्म एक वो आर लेस देन a वन के लिए कुछ इंटू होता है। वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तब है जब r डिफरेंट देन वन है। हम्म। कोई दिक्कत, माइनस कॉमन लोगे तो a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो वो सेम ही बात है। अब इसको अगर a कॉमन ले लोगे तो r की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, फॉर्मूला तो सेम ही है। ठीक, तो ये जीपी का हो गया। फिर एक वर्ड आता है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, तो मैं जस्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये कितना आता है? तो आएगा a प्लस बी बाई टू। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो आ जाएगा रूट अंडर ए बी। ठीक है, 5 6 7। तो सेवेंथ में क्या है, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर, ही क्या होगा? हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देखो हार्मोनिक का मेन सीरीज का क्या है, वो एपी में कन्वर्ट हो गया, बाकी एपी का जैसा रूल है उसके अकॉर्डिंग चलता है, फिर आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो ये क्या होगा? वो रेसिप्रोकल ऑफ ए पी होता है शायद। हाँ, तो वन बाई ए, यहाँ आएगा वन बाई बी, और ये आ जाएगा टू। देख लेते हैं, रुको। तो होता क्या है, मान लो ए एच पी एच हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो वन बाई ए, वन बाई एच, वन बाई बी, ये हो जाएगा ए पी में। अब फिर इसमें निकालोगे, तीन नंबर ए पी में है, तो जो वन बाई एच है होगा वन बाई ए प्लस वन बाई बी बाई टू। एच कितना आ गया, टू अपॉन दिस। ठीक है, ये प्रूफ हो गया काइंड ऑफ, ये जो मैं किया मैंने प्रूफ है ये। ठीक है, तो ये है, तो ये हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। एंड जैसे कई बार जरूरत पड़ता है कि राइट थ्री नंबर्स इन एपी, तो अगर हमें कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ती है ना, चूजिंग थ्री नंबर्स इन एपी इन जनरल, या तो आप ऐसा ले सकते हो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये भी एक रास्ता है। या आप बेटर रहता है कि आप ऐसा चूज करो, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, तो इस तरह से भी थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। जैसे ऐसे ही मान लो होगा, चूजिंग थ्री नंबर्स इन जीपी, जैसे मेनली या तो आप ऐसा ले लो, ए आर स्क्वायर है ना, एक ये रास्ता है। और नहीं तो आप इसको, और आप ऐसा भी सोच सकते हो, ए अपॉन आर ए एंड ए इंटू आर, तो इस तरह से तो क्वेश्चंस में ये सब हेल्प करेगा आपको। फिर जैसे इन्फिनाइट जीपी है, जैसे अभी हमने लिखा था कि प्लस ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म, तो इसका सम निकालते हो तो यही आता है, आप कैसे भी लिख लो, या तो इस फॉर्म में लिख लो, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, अगर वन है तो उसी फॉर्म में रहेगा, ये जब आर नॉट इक्वल टू वन है। अब इसी में क्या होगा, अगर मैं लगा दूं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसी में एस एन, तो इसको अभी एस एन बोलो, इसमें मैं लिमिट लगा दिया एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा, तो इन्फिनाइट टर्म है, जिसका सम क्या होता है, इसी में एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दोगे तो आर, तो अगर वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। मॉड आर लेस देन वन है तो जीरो हो जाएगा, और मॉड आर
मोर देन इक्वल टू 1 हुआ तो हाँ, तो इनफाइनाइट आएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये फाइनाइट तभी है जब मॉड आर लेस देन 1 है, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म इन जीपी। हाँ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हाँ, शायद। रिजल्ट है, ठीक है। तो फिर जैसे ए एम जी एम एच एम यहाँ लिख रहे थे ना, इन जनरल, ये इन तीनों में क्या रिलेशन है ये जानते हो? अरिथमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मोर देन इक्वल टू इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये बेसिक हाँ है ना हाँ, ये रिलेशन। वो स्टैट में था फर्स्ट ईयर में। तो ये इस तरह से यूज होगा। एंड तो बेसिक तो यही यूज होगा, फिर आगे होगा तो और देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि इतना डिटेल में कराएंगे तो फिर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो हमें आगे भी करना है। तो मैं बस एक इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। अब ये क्या होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूड फ्रैक्शन? मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन टाइप कुछ। ओके, जैसे पाई पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में है लेकिन वो कंटिन्यूअस है, उसको मतलब एक्चुअली कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे फ्रैक्शन है जो कि कंटिन्यूड है, जैसे एग्जांपल के लिए फ्रैक्शन तो आप जानते होंगे। तो हाँ सर। जैसे जो फ्रैक्शन होता है, तो ये मान लो ए अपॉन बी काइंड ऑफ समथिंग, है ना, ए अपॉन बी फ्रैक्शन है। हाँ कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख दूं ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी, ये चलता रहेगा आगे। अब अच्छा अच्छा। इस तरीके से, जैसे इस तरह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप वैल्यू निकालो। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक वर्ड सुना है गोल्डन रेशियो, हाँ, उसको भी आप फिबोनाची कंटिन्यूड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, ये है। तो क्या होता है अगर मैं बात करूं, जैसे एक वर्ड, ये गोल्डन रेशियो जो वर्ड है, तो मान लो इसको किसी नंबर से डिनोट कर दूं, लेट्स से 5 फॉर एग्जांपल। तो इसका एक्सप्रेशन एक्चुअली ये होता है 1 अपॉन फिर से 1 फिर से 1 ये चलता रहेगा, ठीक है, 1 और इन्फिनाइट। इनफाइनाइटली हाँ, इनफाइनाइटली चलेगा। इन्फिनाइटली, हाँ, तब इसकी वैल्यू निकालो क्या होगी। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ 5 देन फाइंड, ये तो फ्रैक्शन ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, है ना, क्या होगा 5 इज, व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5, निकाल पाओगे? इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है, ध्यान से देखो। तो 5 इज इक्वल टू 1/1 + 5 ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसको तुम इग्नोर कर दो स्टिल इट इज 5 एक्चुअली, है। हाँ हाँ। अगर तुम इसको इसको हटा दोगे ना, स्टिल इट इज 5 जो था वो, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म में जा रहा है, तो स्टिल इट इज 5। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 + 5² = 1, तो मतलब 5² + 5 - 1 इज 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो -1 ± b² - 4ac, तो b² है आपका 1 - 4ac, 1 अपॉन 5.2a, तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन ये आपको दिख रहा है कि आप 5 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, तो पॉजिटिव का सम है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हाँ तो नेगेटिव हाँ। वाला पार्ट हटा देंगे। तो लिखेंगे सिंस 5 इज पॉजिटिव, तो 5 की फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यू आई -1 + √5/2। तो गोल्डन रेशियो का जो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है √5 माइनस, उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वन। हाँ, कितना आएगा 2.236 - 1,
1.61 टाइप कुछ आएगा। कैलकुलेटर से करो। हाँ हाँ, रूट 0.61 टाइप कुछ आएगा। देख लो एक बारी, पॉइंट 1 हाँ पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, मैं वही नहीं, देख 0.6 रहा ठीक था। ठीक, हाँ 1.2 अपॉन है 0.6 समथिंग है ना। 0.61। 61, ओके। तो ये गोल्डन रेशियो मतलब कंटिन्यूड फ्रैक्शन इस तरह से होता है, सॉल्व करना हो तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये है। नेक्स्ट टर्म क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो 11 12 में था, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन से ऐसे टाइप के मतलब सवाल ही आएगा, मतलब ये हाँ, लोग वैसे थ्योरी उतनी। क्वेश्चंस पूछ लेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो उस तरह से कुछ। तो परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो ये है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर, और ये है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट ऑर्डर। जैसे इसका एग्जांपल देखो, परमुटेशन का एग्जांपल है मेकिंग 2 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1 2 3। अब इसमें दो केसेस हैं, एक होगा विथ रिपीटिशन, एक होगा विदाउट रिपीटिशन लिखा होगा। तो विथ रिपीटिशन और एक हो सकता है विदाउट रिपीटिशन। तो जैसे विथ रिपीटिशन लिखोगे मतलब 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 इस तरह से। एंड विदाउट रिपीटिशन में जस्ट रहेगा 1 2 1 3, फिर 2 1 2 3 3 1 3 2। ये हो गया, ठीक है। मतलब विथ रिपीटिशन मतलब ये है कि 1 1 रिपीट हो सकता है डिजिट ना, ये है। तो ऐसे 9 बनेंगे जब विथ रिपीटेशन अलाउड है परम्यूटेशन, और विदाउट रिपीटेशन 6 है। अब इसका एक एग्जांपल लूँ, जैसे मान लो मेकिंग अ टीम ऑफ 2 प्लेयर, मेकिंग अ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स आउट ऑफ 3 प्लेयर्स ABC। मतलब ABC 3 प्लेयर है, उनमें से आपको 2 प्लेयर का ही टीम बनाना है, तो कितने डिफरेंट टीम बनाए जा सकते हैं? तो अब यहाँ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन कोई केस नहीं है, क्योंकि अब एक टीम में ए एंड ए तो खेल नहीं सकता ना, तो 2 लोगों का टीम तो होगा, तो 1 लोगों का टीम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने टीम बनेंगे? तो जैसे एक टीम हो सकता है AB, कितने टीम, आपको क्या लगता है कितने टीम पॉसिबल है? व्हाट आर द और पॉसिबल नंबर ऑफ टीम्स यू कैन फॉर्म? 3 टीम्स आई बिलीव। हम्म AB BC AC। तो कितने टीम पॉसिबल, मतलब कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये पूछ रहा हूँ। 3 सर। 3, यस। तो ओनली 3 है ना, बिकॉज टीम में AB या BA लिखेंगे तो एक ही टीम होगी, दे आर नॉट डिफरेंट टीम। तो हेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू राइट A एंड B और यू राइट B एंड A, सेम टीम है, ठीक है। तो AB या AC है ना, या BC, यही 3 टीम बनेगा। सो ओनली 3 टीम्स। यहाँ भी ऐसे ही था, 3 डिजिट था, लेकिन आपको 2 डिजिट नंबर बने। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सो ऑर्डर मैटर्स हेयर। तो यू हैव आइदर 9 पॉसिबिलिटी और 6 अकॉर्डिंग टू विथ और विदाउट रिपीटिशन। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू राइट AB और BA, इट इज द सेम टीम। यू राइट AC और CA, इट इज द सेम टीम, ठीक है। तो ऐसा है, ये डेफिनेशन है। बाकी मेनली इसमें जो आता है नोटेशन आपने पढ़ा होगा NCR, है ना। तो ऐसे तो ये फॉर्मूला होता है R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और ये रिप्रेजेंट फैक्टोरियल क्या होता है, तो n फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 n तक मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो n फैक्टोरियल है, जहाँ n नेचुरल नंबर है डेफिनेशन में, एंड बाय कन्वेंशन 0 फैक्टोरियल इज 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस
number of combination of n distinct objects. So number of combination of n distinct objects taken r at a time, ये आ जाएगा। n p r क्या होता है? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये होगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n distinct objects taken r at a time। ठीक है, तो यहाँ परम्यूटेशन है ना, विदाउट रेपिटेशन दोनों जगह है। मतलब कुछ नहीं लिखा तो विदाउट रेपिटेशन अभी कंसिडर करेंगे, विदाउट रेपिटेशन यहाँ भी है। तो ये एक नोटेशन है जिसका अक्सर आपको है ना क्वेश्चन इस पे जरूरत पड़ सकती है। बाकी टोटल परम्यूटेशन, तो जो बात करें वो लीनियर परम्यूटेशन है ना। तो जस्ट परम्यूटेशन लिखने का मतलब लीनियर परम्यूटेशन, यू आर अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लाइन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है टेकन, अगर आगे नहीं भी लिखा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन करना है मतलब टेकन ऑल एट अ टाइम, तो ये मतलब है। तो इसका मतलब होगा npn, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल। देखो ये लीनियर परम्यूटेशन है, ठीक है। हाँ, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। जी, तो बाकी क्वेश्चन आप पूरा प्रैक्टिस करो, जितने भी एम एस क्यू एम बी एम एस क्यू एम एस वाले पी वाई क्यूज हैं उसको कंप्लीट करो। मतलब थोड़े थोड़े मैं ब्रीफली थ्योरी लिखा देता हूँ। सो और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे आपको पता है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ये सब आता है। तो एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि लाइक आपको दो काम करने हैं। सो फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन एम वेज, second work can be done in n ways. So what is the total number of way of doing either of the work, है ना। तो number of way of doing either one, ठीक है, either one और two, तो ये हो जाता है m plus n। एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, इसमें m क्रॉस n हो जाएगा शायद। तो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। तो इसमें क्या आएगा कि फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन एम वेज, सेकेंड वर्क कैन बी डन इन एम वेज, देन 1 and 2 इट कैन बी डन इन m into n वेज। तो यू हैव टू डू बोथ वर्क साइमल्टेनियसली और वन बाई वन। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे एक ऑप्शन है कि आप किसी दुकान में गए, है ना, तो वो आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स का शॉप है। सो लाइक देयर आर 5 टाइप ऑफ आइसक्रीम, 4 टाइप ऑफ चॉकलेट, so you are given option to choose either of one. So how many different choices you have? 5 plus 4, 9 choices you have. You are told to choose just one out of them, the one object, either one chocolate or one ice cream. तो 9। अगर ऐसा होगा कि like you go to the shop, है ना, and it has a 5 type of ice cream and 4 type of chocolate, and they say you have to choose, मतलब कोई friend ही मान लो पार्टी दे रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन है कि you have to choose one chocolate and one ice cream. So what is the total number of different combination you can make, or different arrangement, different permutation you can make? How many way you can choose one chocolate and one ice cream? तो like एक में 5 choice है, एक में 4 choice है, you have to do both. तो 5 into 4 you have 20 choices. या शर्ट पैंट का एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 शर्ट है, 4 पैंट्स हैं, तो एट अ टाइम यू कैन चूज वन शर्ट और वन पैंट। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन, है ना, यूज योर पैंट एंड शर्ट। तो इसमें रिपीटेशन आएगा तो कोई इशू नहीं है। नहीं, रिपीटेशन कैसे आएगा? मतलब एक बार एक शर्ट ले रहा हूँ और दूसरा पैंट, तो वो अलग, ये अलग बना, अच्छा, अलग हाँ, अलग हाँ, अरेंजमेंट है, फिर वो दूसरा हाँ, चूज का दूसरा अरेंजमेंट हो गया।
मतलब एक शर्ट के साथ आप 5 पैंट पहन सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, दूसरे शर्ट के साथ 5 पैंट है, एंड मान लो 4 शर्ट है, अब 5 पैंट्स हैं, तो टोटल 20 पेयर्स यू कैन फॉर्म। ये है। तो ये है बाकी वैसे ये कई बार n ऑब्जेक्ट हैं, कुछ रिपीट कर जाते हैं, है ना। जैसे अगर लिखें कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, अभी क्वेश्चन, अभी मैं सिर्फ थ्योरी लिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको करने हैं फिर हम डिस्कस करेंगे एक साथ। अभी ब्रीफली थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल नंबर परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन विच, मान लो ऐसा है कि n1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन टाइप, है ना, मतलब आइडेंटिकल है एक टाइप के, या बोलूं कि ये तो एक बेसिक में लिखूं, एन ऑब्जेक्ट इन विच, मान लो ऐसा है के ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, रेस्ट आर ऑल डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। तो टोटल कितने परमुटेशन, एन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, उसमें के ऑब्जेक्ट हैं एन में से जो कि आइडेंटिकल है, मतलब उनको अरेंज कर पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दैट केस यू हैव दिस मेनी। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो टोटल परमुटेशन है n फैक्टोरियल। अगर उन n ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो रिपीटेड है या आइडेंटिकल है, सो देन यू हैव टू डिवाइड बाय k फैक्टोरियल। तो ये एक फॉर्मूला है। एंड सर्कुलर परमुटेशन एक होता है, लाइक जैसे यहां मैं लिख रहा था ना, इसी में ये जैसे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन था, तो ये जो परमुटेशन जस्ट लिखते हैं, दिस इज ए लीनियर परमुटेशन। यू आर अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ लाइन, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक होता है सर्कुलर परमुटेशन, सो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा आ जाता है n फैक्टोरियल अपॉन n। इसकी वजह यह है कि फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे सर्कुलर है, यू आर सर्कल में अरेंज कर रहे हो, तो वो फर्स्ट और लास्ट तो हमेशा साथ रहेंगे, तो n डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा जो कि एक ही रिजल्ट देगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझाऊं आपको, 1 2 3 तीन लोग हैं, मान लो एक चेयर पे बैठे हैं सर्कुलर टेबल, तो 1 2 3 एक चेयर पे है, तो ये एक अरेंजमेंट हुआ। अगर उसी और आप 2 3 1 को बिठा दो तब भी वही बात है, कुछ नया नहीं होगा। हाँ समझ रहे ना। और ऐसे ही 3 2 1 3 1 2 को बिठा दो तब भी सेम ही रहेगा। तो इस तरह से n और डिफरेंट वे होगा। कहने का मतलब जैसे 1 2 n, ये लोग सर्कल पे हैं, कहने का मतलब मान लो ये है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये चल रहा है, यहाँ पे n है, एक ये है। अब इसमें क्या करो, इस चेयर पे आप यहाँ से स्टार्ट करो, 2 को बिठाओ, फिर 3 को, ठीक है, मतलब जो 1 वाला चेयर था ना, 1 पोजीशन पे 2 को बिठाओ, अब यहाँ 3 यहाँ 4 ये चलता रहेगा, और यहाँ आपके फिर 1 को बिठाए, इधर n होगा। सो दे आर सर्कुलर में दोनों एक ही कंसीडर किया जाएगा, बोथ आर सेम। ये चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ आता है n फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n, तो ये आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n, तो n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। एंड कई सारे रिजल्ट्स हैं, जैसे मान लो अभी एक होता है कि एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ए इज इक्वल टू बी और ए प्लस बी इक्वल टू एन। मतलब जैसे इसी का एक एग्जांपल है कि लाइक आप जानते होंगे एन सी आर हमेशा इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। अच्छा, एन सी आर एन पी आर में क्या रिलेशन था, तो आर फैक्टोरियल टाइम एन सी आर, दिस इज इक्वल टू एन पी आर, ये हो जाएगा। एंड हाँ, वो आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो वो कैंसिल जी, हाँ उससे आ जाएगा। देन और कई सारे फॉर्मूला है, जैसे एन सी आर और एन सी आर माइनस वन, तो कितना होता है, तो एन प्लस वन सी आर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हो आप। तो बेसिकली यही है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आएगा। तो
तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, के बाद है बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या है, इसका बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। तो बाइनोमियल थ्योरम का ये भी है ना, जस्ट 11th-12th का ही सिलेबस है सब। तो एक बार बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम ये है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, a प्लस बी की पावर n को एक्सपैंड करना है कि इसको कैसे लिख सकते हो। तो वैसे आप लिखोगे तो ये आ जाएगा समेसन एन सी आर ए की पावर आर बी की पावर n माइनस आर, आर की वैल्यू 0 से n ये है। या इसको दूसरे तरीके से भी एक्सपैंड करोगे वही बात है। अगर आप लिखते हो एन सी आर ए की पावर, बुक में आप एन सी आर टी में ऐसा लिखा दिखोगे, बी की पावर आर। तो मेनली जो एन सी आर टी बुक है 11th-12th का, जो आप जो भी 11th-12th की किताबें हैं उसमें ये वाला आपको मिलेगा, क्योंकि एक फॉर्म लेके चलना है ना। तो जो 11th-12th वाली किताबें हैं उनमें ये मिलेगा आपको, ठीक है। एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर, क्योंकि वो ए की पावर बढ़ती चली जाती है, जैसे मतलब बी की पावर बढ़ती चली जाती है, ए की पावर घटती चली जाती है जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करता है ए के, ठीक। तो खोल भी सकते हो ना, ओपन करोगे तो वैसे ही है, एक बार आर को 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो। तो जनरली इसको क्या करते हैं लोग, ये जो है जनरल टर्म इसको लिखते हैं। तो अभी ये लेके एक फॉर्म लेके चलना पड़ेगा, तो इसको बोलता है जनरल टर्म, जिसको वो मान लो मैं लिख दूं r प्लस 1th टर्म, तो इसको लिखता है टी आर प्लस 1, और इसका नाम रखता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। ऐसा क्यों, क्योंकि r 0 से स्टार्ट है, ठीक है ना। जैसे इसको अगर आप ओपन करते तो क्या बनता, अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं कि इसमें क्या होगा, खोलो। जैसे ये जो a प्लस बी की पावर n है, इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो बनेगा एन सी 0 ए की पावर n बी की पावर 0, एन सी 1 ए की पावर n माइनस 1 बी की पावर 1, एन सी 2 ए की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर। ये चलता रहेगा, लास्ट में आएगा एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n, ठीक है। तो आर ना, जैसे फर्स्ट टर्म में एन सी 0 है, सेकेंड टर्म में एन सी 1 है, थर्ड टर्म में एन सी 2 है, इसीलिए r प्लस 1 टर्म में एन सी आर है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म बोलते हैं इसको, इसके अकॉर्डिंग आगे काम होगा। फिर इसमें मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट भी आता है। अगर आपसे पूछें इसी में मिडिल टर्म क्या होगा बताओ, ये तो जनरल टर्म बोलते हैं। मिडिल टर्म अगर पूछे तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, तो इसमें दो केस आता है। क्या, कि जब मान लो n आपका ऑड है, या पहले n इवन लो, तो n जो है वो इवन है, तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म आएगा। इसमें कितने टर्म्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन है उसमें कितने टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म शायद n प्लस 1 टर्म्स है, ठीक है ना। तो n इवन है, पावर इवन है, तो n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो जब n इवन है तो n प्लस 1 ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में कितने मिडिल टर्म मिलेगा मुझे, एक ही मिलेगा शायद। एक मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा, तो इनमें से कौन वो सा जो होगा, n प्लस 1/2। नहीं n प्लस तो ऑड है, तो n बाई हाँ 2th टर्म, हाँ हाँ n/2। मतलब ये ऐसे लिख देंगे टी n बाई 2, अगर n है ना इवन है तो n बाई 2th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब मान लो ऐसा है कि इफ n इज ऑड, तो पावर तो ऑड है, तो टर्म्स हो जाएगा इवन, एक ऐड कर दोगे इवन, तो दे आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने मिडिल टर्म मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा। तो उस केस में एवरेज लेना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ, अब n तो ऑड है, तो n प्लस 1/2th टर्म प्लस n प्लस 3/2th टर्म, इन दोनों टर्म, t मतलब टर्म बता रहा हूँ ना, ये है। जैसे n/2th टर्म था यहाँ पे, तो n प्लस 1/2th टर्म आ जाएगा, ये है। तो मेनली इसमें तो यही है, आगे देखो 11th-12th के कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर यही रहता है, मिडिल टर्म पे क्वेश्चन है, जनरल टर्म पे क्वेश्चन है, वैसा। तो इससे ही सारा काम हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम होता है, इससे ही काम हो जाएगा। तो इसी से तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आया है। हाँ बाइनोमियल, इसमें क्या है, ये q प्लस पी, तो एन सी आर यहाँ से देख लो, या p प्लस क्यू कह लो, तो या q प्लस पी लिखोगे सही रहेगा। तो यहाँ से देखो
पी प्लस क्यू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसी बाइनोमियल थ्योरम से बना है। सो जैसे इसी बाइनोमियल इससे से आप कुछ फॉर्मूला बना सकते हो। मान लो इसमें ए की जगह 1 और बी की जगह 1 रख दिए, जो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें ए बी दोनों को 1 रख दो, तो क्या बनेगा ये? अगर मैं ए बी दोनों को 1 रख दिया तो क्या फॉर्मूला बनेगी? तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये हो जाएगा। ठीक है, nc1 nc2 एंड सो ऑन अप टू ncn। ठीक है, ऐसे ही एक और है, इसका स्क्वायर कर लोगे तो ये इसका ही फॉर्मूला होता है, जैसे nc0 का स्क्वायर nc1 का स्क्वायर एंड सो ऑन ncn का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2ncn। ठीक है, इससे आ जाएगा, तो 2ncn। ठीक, तो बेसिकली इतना ही थ्योरी है। बाकी और होगा तो क्वेश्चन जब पूछोगे तो बताऊंगा, है ना। हाँ 2ncn, ठीक है ना, ये आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो इस तरह कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ हो जाता है। तो ब्रीफली मैं, चूंकि हम लोग जल्दी ख़त्म करना है तो एक बार बस डिस्कस कर ले रहे हैं। अब आता है बेसिक इनइक्वालिटी सच दैट am gm कॉची स्क्वायर्ड। तो ये तो बता ही दिया am gm वाला, क्या बताया वो था, है ना। am gm से बड़ा होता है और gm hm से हाँ, बड़ा सो होता है। अरिथमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसमें ये है कि a प्लस बी बाई टू मोर देन इक्वल टू होगा रूट अंडर ए बी और मोर देन इक्वल टू होगा 2/1/a प्लस 1। तो दो के लिए बात कर रहे थे, आप n नंबर्स के लिए भी बात कर सकते हैं। तो n नंबर्स के लिए लिखोगे तो ऐसा आएगा a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n, और ये हो जाएगा a1 इंटू a2 इंटू an इस पूरे की पावर 1/n, और यहाँ हो जाएगा n अपॉन 1/a1 1/a2 1/an। तो ये जनरलाइज हो गया, ये n बराबर 2 के लिए हो गया। अब ये कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी क्या कहती है? तो मैथमेटिक्स में, वो स्टैटिस्टिक्स में भी है, तो बहुत सारी याद नहीं है। हाँ, तो देखिए ट्राई करते हैं। तो एम जी एम वाला ना, कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी जो है, उसमें तो होता है स्टैटिस्टिक्स में ई ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग लेस देन इक्वल टू ई एक्स वाई का रूट, ऐसा कुछ है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर इक्वल टू ई एक्स ई वाई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। मतलब उसमें है रैंडम वेरिएबल में, लेकिन यहाँ तो हम प्रोबेबिलिटी में बात नहीं कर रहे, मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं। देखो तो इसमें ये है कि समेसन ए आई स्क्वायर इंटू समेसन बी आई स्क्वायर, दिस विल बी मोर देन इक्वल टू समेसन ए आई इंटू बी आई, आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, और इस पूरे का होगा स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो इसका नाम है कॉची स्क्वायर्ड। मान लो n को 2 रखोगे तो आपको समझ आएगा। इसी में अगर मैं n को 2 रख दूं, जैसे ये जनरल है, इसमें n को 2 रखेंगे वो बनेगा, तो वैसे ये जनरल है, इसमें n को 2 रख दो
तो इनको जब आप 2 रखोगे तो ये क्या बनेगी, देखो ध्यान से, तो बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये मोर देन इक्वल टू होगा, तो दिस इज मोर देन इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2, ये कहना चाह रहा है, चेक कीजिए, सॉरी इसका होल स्क्वायर ना, इसका होल स्क्वायर ये कह रहा है, तो a1 b1 प्लस a2 b2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। ओके। ठीक है, तो ये कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी है, मेनली ये है, इस पर क्वेश्चन होगा। तो अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, इसको हाँ सर, ये चीज इसमें भी है, वो पार्ट बी में भी है ये टॉपिक। हाँ बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड है, फिर देख लेंगे, अभी एक बार डिस्कस कर रहे हैं, फिर पता रहेगा क्या क्या डिस्कस किया, फिर पार्ट बी वाला देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे जो डिस्कस हुआ है उसको इग्नोर कर देंगे, बाकी नहीं हुआ उसको देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डी मोइवर्स थ्योरम्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, तो ये है ना, सब 11th-12th का ही आप लोग जानते ही हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो जैसे नंबर सिस्टम है, रियल नंबर है ना, जैसे आप देखते हो कि मान लो ये बॉक्स है सेट ऑफ रियल नंबर का, इसके अंदर है 2 पार्ट है, इसके अंदर 2 पार्ट है एक्चुअली, रेशनल इरेशनल। रेशनल के अंदर जो है, अगर यहाँ लिखूँ ये रेशनल वाला है और ये इरेशनल वाला है, इसके अंदर फर्दर एक बॉक्स है क्या, इंटीजर वाला है ना, उसके अंदर नेचुरल नंबर है। तो कहने मतलब इस तरह से लिखते थे ना, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर के, ये सबसेट है रैशनल नंबर के, ये सबसेट है रियल नंबर के, और ये सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर के, है ना। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो लिख रहा हूँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल होता क्या है, तो आप इसको जेड से डिनोट करेंगे, ए प्लस आयोटा बी, वेयर आयोटा क्या है, आयोटा एक नोटेशन है रूट अंडर -1 को, जो कि आप जानते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, रियल नंबर नहीं आएगा, तो उसको एक नाम दिया गया आयोटा, है ना, आई नोटेशन है जिसका मीनिंग है रूट अंडर -1। तो एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे ए क्या है, रियल नंबर है, बी क्या है, रियल नंबर है, तो बी को अगर 0 रख दोगे, जेड बराबर ए हो जाएगा, तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब 2 है तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं, वैसा है। ठीक है, इसमें जैसे आगे टर्म्स आता है जेड कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी, ये सब आएगा। तो कई सारे फॉर्मूला है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट निकालोगे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ है ना। तो और एक इनका एक ओमेगा बराबर भी कुछ था, हाँ वो ओमेगा आएगा, टाइप। वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आप कह रहे हैं ना, वो तो है। जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, +-1, लेकिन अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक्चुअली n डिग्री की इक्वेशन है, तो n डिग्री इक्वेशन हैज एग्जैक्टली n रूट्स इंक्लूडिंग ऑल रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट एंड मल्टीप्लिसिटी को भी काउंट करके, तो n डिग्री पॉलिनोमियल में एग्जैक्टली n रूट्स होगा इन ऑल। वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, मान लो x³ बराबर 1 है, इसको मुझे सॉल्व करना था, x की 3 वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो व्हाट इज ओमेगा सॉल्व करके देखो, तो x³ -1 इज 0, फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा x -1, 1 + x, इसको मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा इक्वल टू 0, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x इज 1 और x² + x, है ना, ऐसा आ जाएगा, x² + x + 1 इज 0, x की वैल्यू या तो 1 होगी या ऐसा होगा, तो यहाँ से x इज 1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस, तो रूट अंडर b² - 4ac, तो ये √3 आयोटा अपॉन 2, तो इनमें से एक को आयो नाम ओमेगा नाम रख दो, एक को वो, तो x की वैल्यू आ गई एक 1 और एक आ गया -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 और एक हो गया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ये हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। बाकी इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, तो आप इन तीनों को ऐड करो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, एंड तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा ना इसको, तो ऐसा है। तो ये कुछ फॉर्मूला रहता है। हम्म।
फिर एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि हर रियल नंबर को, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई पॉइंट है a, b, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये पॉइंट आपका, इसको बोलते हैं रियल प्लेन या XY प्लेन, है ना, ये है। तो ये है XY प्लेन, तो XY प्लेन में आपका पॉइंट है a, b। अब ये पोलर ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप लिखेंगे इसको, या पोलर फॉर्म में सिंपली, ए बी एक पॉइंट है, ये जो आप जानते हो ना, पॉइंट को ए बी लिखा, तो एक्स वाई या कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसको, इससे कन्वर्ट करते हैं, और इसी को कन्वर्ट करके हम लोग बना सकते हैं आर कॉमा थीटा, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ये है कार्टेशियन फॉर्म, और ये होता है पोलर फॉर्म। तो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, तो बेटर एक्स वाई से करूँ या ए बी से, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि ए बी पॉइंट को हम लोग अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आर कॉमा थीटा में, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में, तो क्या रिलेशन है, ये होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, होता क्या है कि ओरिजिन से इस पॉइंट ये डिस्टेंस आर लेते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, ऐसा मतलब है। तो आर क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये 0 0 है और ये ए बी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ये आ जाएगा। तो आर की वैल्यू होती है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर आप थीटा निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, टैन थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो टैन थीटा क्या होता है, ये लेंथ जो होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट बी, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है ये, डिस्टेंस ऑन एक्स, वाई कोऑर्डिनेट, तो टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है टैन इनवर्स बी बाई ए। तो ये बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, रियल को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं। तो ये जो a प्लस आयोटा बी है, ये कैसे चेंज होगा, तो मुझे यहाँ से ए बी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से फर्दर आप अगर साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आता है, b अपॉन आर, और अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो आएगा a अपॉन आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा, और b की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, ठीक है। बाकी आयोटा का अलग रूल है, जैसे ये तो मैं ऐसे बता दिया, a प्लस आयोटा बी कैन बी रिटन एज, आर कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फर्दर इसका नोटेशन है, इसका एक पर्टिकुलर नोटेशन है e की पावर आई थीटा। तो अगर हम लिख रहे हैं e की पावर आई थीटा, इसका मतलब है, इसको आइलर फॉर्मूला बोलते हैं ना, e की पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। जैसे e की पावर आयोटा अगर पाई लिखोगे तो ये आ जाएगा -1, है ना। तो ये आइलर फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स। एंड तो a प्लस आयोटा बी कैन बी रिटन एज दिस, कैन बी, ये पोलर फॉर्म है ना, इस तरह से। जैसे आयोटा था, शुरू में हमने आयोटा इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे ना, जैसे आयोटा की पावर 4m लोगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल ले लो 1 बनेगा, आयोटा की पावर 4 मल्टीपल प्लस 1 तो ये आयोटा रहेगी, आयोटा की पावर 4 मल्टीपल प्लस 2 -1, आयोटा की पावर 4 मल्टीपल प्लस 3, तो 1 आयोटा -1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये कुछ फॉर्मूला है जहाँ m क्या होगा, वेयर m इज इंटीजर, एनी इंटीजर यू कैन कंसीडर, ठीक है। तो आयोटा की पावर कोई भी 4 का मल्टीपल लो, जैसे आयोटा स्क्वायर -1 होगा, यहाँ से अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये तो आयोटा का फॉर्मूला हो गया, हाँ हाँ है ना। और ये आप उसमें लिख रहे हैं, और ये जो डी मोइवर्स थ्योरम की बात कर रहा है, डी मोइवर्स थ्योरम सिंपल ये कहता है कि ये जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसकी पावर n, ये डी मोइवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये है डी मोइवर्स थ्योरम जो वहाँ लिखा हुआ है। अभी ध्यान से देखो, उसमें कुछ बहुत नया नहीं है, ये है e की पावर आई थीटा था, इसकी पावर n कर दिया तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर आई n थीटा है। तो इसी का एक्सपैंडेड फॉर्म ये है, और इसको ऐसा लिखा गया है एक ही बात, ठीक है। तो ये मतलब बहुत पावर का जो पावर में जो है वो मल्टीप्लाइड हो गया है। जो पावर है मल्टीप्लाई क्यों हो गया, इसकी वजह से, क्योंकि ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है ना। अभी बताया था ना, ई की पावर जो थीटा है ना, ई की पावर आयोटा थीटा ये है, तो एन थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम। अच्छा अच्छा।
ठीक है, चलो इसको अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाकी आप क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस करो, देन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कल हम यहाँ से हाँ स्टार्ट करेंगे, तो है ना, अभी क्लास डेली चलेगी 1-1 घंटे की। हाँ पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम एक्सेट्रा। यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी CMI क्लास होगी, बस थोड़ा वेट करो 2 मिनट।